वक्त से लड़कर जो नसीम बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सभी लोगों को नमस्कार। सर्वप्रथम सभी छात्र एवं छात्राओं को वीकली करंट अफेयर्स क्विज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक हफ्ते 24 मार्च से 30 मार्च के समसामयिक घटनाक्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। अंतिम में एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है 148वां अंतर संसदीय संघ की बैठक किस देश में आयोजित किया गया? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी दिया है नॉर्वे और ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्रांस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। संसदीय संघ IPU यूनियन इंटर पार्लियामेंटर यानी UIP राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देना है। अन्य पहलों में विधायिकाओं के बीच लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना, राजनीति में युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना और सतत विकास शामिल है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसकी स्थापना 1889 में की गई और इसके संस्थापक फ्रेडरिक पैसी, विलियम रैडल क्रेमर थे। कानूनी स्थिति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें वर्तमान में सदस्य संख्या 180 सदस्य हो गए हैं, 14 सहयोगी सदस्य हो गए हैं। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है तुलिया एक्सन और प्रधान सचिव है मार्टिन चुंगोंग। अभी हाल ही में 148वां अंतर संसदीय संघ की बैठक जिनेवा में संपन्न हुआ, जिसमें भारत की ओर से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने जिनेवा में अंतर संसदीय संघ के 148वें सम्मेलन में शिरकत की। उसकी थाईलैंड के संसदीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। दोनों पक्षों के आपसी हित के मुद्दों और द्विपक्षीय संसदीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है एतुरगम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दिया है तेलंगाना और ऑप्शन नंबर डी दिया है छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। यह भी हाल ही में इसलिए चर्चा रहा कि इस अभयारण्य में के जंगलों में आग लग गई थी, इसलिए यह चर्चित रहा। यह अभयारण्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमाओं के पास स्थित है। यह तेलंगाना
के सबसे पुराने अभयारण्यों में से एक है। इसकी स्थापना 30 जनवरी 1952 को तत्कालीन हैदराबाद सरकार ने इसकी समृद्ध जैव विविधता के कारण इसे अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। इसकी भूमि पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र ढलानों से लेकर कोमल ढलानों तक लहरदार है। इस क्षेत्र का 3/4 हिस्सा मैदानी है, जबकि बाकी हिस्सा पहाड़ी है और इसमें कई नदियां और झरने हैं। गोदावरी नदी अभयारण्य से होकर गुजरती है। यहाँ की वनस्पति उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है। यहाँ सागौन की अच्छी गुणवत्ता के अन्य पेड़ 60 फीट से ऊपर के यहाँ मिलते हैं। अगला प्रश्न है हरियाणा के कृषि वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी की खोज की है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है टमाटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है मटर, ऑप्शन नंबर सी दिया है फूलगोभी और ऑप्शन नंबर डी दिया है बैगन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मटर। इस बीमारी के मुख्य शोधकर्ता और विश्वविद्यालय के प्लांट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जगमोहन सिंह ढिल्लों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी ने मार्च 2024 के दौरान इस शोध रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। इसमें कहा गया कि रूपात्मक, आणविक और रोगजनकता परीक्षणों के आधार पर यह साबित हुआ कि जीवाणु कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस यानी 16SR1 इस बीमारी का कारक है। इस रोग से ग्रसित मटर के पौधे बौने और झाड़ीदार हो जाते हैं। तो इस तरह से की बीमारी प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी दिया है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी दिया है मलेशिया और ऑप्शन नंबर डी दिया है तुवालू। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर के इस्तीफे के बाद साइमन हैरिस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। साइमन ने इससे पहले आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री का पद संभाला था। आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर के पद छोड़ने के बाद साइमन हैरिस को पार्टी नेता नियुक्त किया गया, जिसके बाद साइमन आयरलैंड के अब तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। इसके पहले जो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वराडकर थे वह 37 साल, वो इसके पहले 38 साल के थे और ये साइमन हैरिस ये 37 साल के है। इसलिए यह सबसे आयरलैंड के सबसे कम उम्र के यानी युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बन गए हैं। इसमें और ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं जो परीक्षा में आता है। जैसे स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। यहाँ के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन है। मलेशिया, ऑप्शन नंबर जो सी है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है।
यहाँ के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है तुवालू, तो इसकी राजधानी वैआकू है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है फैलेटी टियो। अगला प्रश्न है हाल ही में किस पड़ोसी देश को भारत 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नेपाल, और ऑप्शन नंबर बी दिया है भूटान, और ऑप्शन नंबर सी दिया है श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर डी दिया है अफगानिस्तान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भूटान। भारत ने ग्यालसूंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23 मार्च को भूटान की 2 दिवसीय यात्रा के समय भूटान सरकार द्वारा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। उसी समय प्रधानमंत्री ने भूटान के विकास के लिए अगले 5 वर्ष में इस हिमालयी राष्ट्र को 10,000 करोड़ रुपए प्रदान करने की सहमति व्यक्त की थी। और दूसरी किस्त भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने भूटान के विदेशी मामलों और विदेशी व्यापार मंत्री लियोनपो डी.एन. धुंगयेल को सौंपी। इस साल 28 जनवरी को 500 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की थी, और अभी हाल ही में दूसरी किस्त 500 करोड़ रुपए भूटान सरकार को ग्यालसूंग परियोजना के लिए प्रदान की गई। इस तरह से 1,000 करोड़ रुपए पड़ोसी देश भूटान सरकार को प्रदान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है अदानी कंपनी द्वारा मेगा कॉपर प्लांट का शुभारंभ कहां किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिया है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। चीन और अन्य देशों की तरह भारत में भी तांबे का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाने के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करने के लिए अदानी कंपनी द्वारा यह तांबा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी के स्वामित्व वाली यह सुविधा तांबे के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करेगी और ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करने में मदद देगी। तो यह अदानी कंपनी द्वारा कहाँ खोला गया है यह प्लांट? तो गुजरात के मुंद्रा में तांबा इस्पात का यह संयंत्र खोला गया है। अगला प्रश्न है हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया का कौन सा शहर बिलियनियर कैपिटल ऑफ द एशिया बन गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी दिया है बीजिंग, ऑप्शन नंबर सी दिया है मुंबई और ऑप्शन नंबर डी दिया है सिंगापुर।
तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। बंबई में अरबपतियों की कुल संख्या 92 है तथा दुनिया में यह तीसरे स्थान पर है। दुनिया में न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है, यहां अरबपतियों की संख्या 119 है। भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गई है। अब मुंबई ने पहली बार चीन की राजधानी बीजिंग को पछाड़ते हुए 92 अरबपति यहां कितने स्क्वायर क्षेत्र में, 603 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में 92 अरबपति हैं, जबकि चीन में 1600 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में 91 अरबपति हैं। तो हारून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक पिछले साल मुंबई में 26 नए लोग बिलियनियर बन गए हैं, जबकि बीजिंग के इसी दौरान 18 लोग इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। न्यूयॉर्क अगर विश्व में देखा जाए तो न्यूयॉर्क लंदन के बाद दुनिया के तीसरे नंबर पर, यानी मुंबई अब ग्लोबली लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब विश्व में पहले नंबर पे न्यूयॉर्क है, जहां 119 बिलियनियर रहते हैं, और जबकि दूसरे नंबर पर लंदन है, यानी विश्व की बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? न्यूयॉर्क, यहां 119 बिलियनियर रहते हैं, जबकि दूसरे नंबर पे लंदन है, जहां 97 लोग अरबपति रहते हैं, और तीसरे नंबर पे मुंबई है। अब 92 लोगों के पास $445 बिलियन की संपत्ति है। और इसी तरह दुनिया के टॉप 20 अमीरों में केवल 2 भारतीय हैं। वो कौन कौन है? दुनिया के टॉप 20 अमीरों में केवल 2 भारतीय, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जिनके पास 9.43 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, और वो विश्व में 11वें नंबर पर हैं। जबकि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के इस लिस्ट में 18वें स्थान पर रखा गया है, जिनके पास 6.73 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगला प्रश्न है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिव्यांगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सी विजिल, ऑप्शन नंबर बी दिया है उषा, ऑप्शन नंबर सी दिया है सार्थक, और ऑप्शन नंबर डी दिया है सक्षम। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्षम ऐप। तो चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी मतदाताओं को वोट को सुनिश्चित कराने के लिए 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% दिव्यांग वाले सभी व्यक्तियों को घर से मतदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा दिव्यांगों को मतदान केंद्रों पर स्वयंसेवक, व्हीलचेयर और दिव्यांग व्यक्तियों, बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था भी करेगा। तो आयोग ने दिव्यांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर सक्षम ऐप लॉन्च किया है।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उत्सव ईसा मसीह के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है रमजान, ऑप्शन नंबर बी दिया है बैसाखी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है रामनवमी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है गुड फ्राइडे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे का त्यौहार ईसाई लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह प्रमुख त्यौहार है। इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई धर्म में यह गुड फ्राइडे के पर्व खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए थे। इस दिन को ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या होली फ्राइडे जैसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस साल गुड फ्राइडे 29 मार्च को मनाया गया। इस दिन ईसाई धर्म के लोग ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं और इसी दिन मनाते हैं। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के लोग गिरजाघर में जाकर ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं और उनकी याद में इस दिन उपवास रखते हैं। ये त्यौहार पूरी दुनिया मनाया जाता है। यह एक धार्मिक महत्व है। अगला प्रश्न है, महिला एशिया कप क्रिकेट 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत, ऑप्शन नंबर बी दिया है पाकिस्तान, और ऑप्शन नंबर सी दिया है श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर डी दिया है बांग्लादेश। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। तो महिला एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के 9वें संस्करण में 8 टीमें शामिल होंगी, जो 2022 के पिछले संस्करण से एक अधिक है। तो टीमों को 2 ग्रुपों में रखा गया है। 7 बार की विजेता और डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया को ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप ए के साथ ग्रुप ए में पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल है। और ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया है। एक चीज ये ध्यान रखना है कि भारत लगातार 7 बार जीता है। अगला प्रश्न है, एवरेडी बैटरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी दिया है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी दिया है विराट कोहली, और ऑप्शन नंबर डी दिया है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। तो ये भारत की अग्रणी बैटरी ब्रांड एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया यानी EIIL ने मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जिसे एवरेडी ने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया सक्षम, ऑप्शन नंबर बी दिया सी विजिल, और ऑप्शन नंबर सी दिया उषा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी विजिल।
भारत के चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किया गया सी विजिल ऐप से इन सभी कमियों को करने और एक फास्ट ट्रैक शिकायत स्वागत और निवारण प्रणाली तैयार करने की उम्मीद है, जिसमें चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए यह एक अभिनव मोबाइल ऐप है, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में नागरिकों की सक्रिय और जिम्मेदारी भूमिका पर जोर देता है। इस ऐप के माध्यम से चुनाव, विधानसभा, संसदीय चुनाव की अधिसूचना की तारीख से उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। इस ऐप की विशेषता यह है कि केवल ऐप के भीतर से ऑटो लोकेशन कैप्चर के साथ लाइव फोटो वीडियो को अनुमति देता है, जिसमें 2 मिनट का वीडियो बना करके उस ऐप में अपलोड कर देंगे, जिसका त्वरित निराकरण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जाते जाते एक प्रश्न हम आप लोगों से पूछना चाहेंगे, एशिया महिला कप क्रिकेट में भारत अब तक कितने बार चैंपियन रहा है? जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।